नमस्कार सभी को। मैं अर्चना त्यागी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से विज्ञान आचार्य सभी भैया बहनों का विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान कक्षा 8 के विषय विज्ञान का जो उप विषय है रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। आप अपने दिमाग में सोचिए कि इसका क्या हम उत्तर दे सकते हैं। आपने सभी ने द्रव्य पढ़ा होगा, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। सभी को पता है क्योंकि सभी ने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है। तो द्रव्य है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य कितनी प्रकार का होता है, यानी इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो द्रव्य की 3 अवस्था है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। सभी को पता है ये। ठोस क्या होता है? ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, क्या इसका हम आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं? कैसे? क्या आप इसका आकार बदल सकते हैं? डस्टर जितना इसका आकार है आप इसको चेंज नहीं हो सकता। तो ये क्या है? इस ठोस जो अवस्थाएं होती हैं इनमें आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। इसके बाद है द्रव। द्रव में क्या होता है? जैसे आपने द्रव पानी देखा हो, तो हमने 1 गिलास पानी लिया तो आयतन उसका क्या हो गया? 1 गिलास पानी हो गया। अब हमने उस पानी को अगर हमने कटोरी में डाल दिया या किसी भिगोने में डाल दिया तो उसका क्या हो गया? उसका जो आकार है वो चेंज हो गया। भाई कटोरी में डालने पर उसका आकार कुछ और हो जाएगा और भिगोने में डालने पर उसका आकार कुछ और हो जाएगा। यानी जो द्रव होते हैं उनका आकार तो बदलता रहता है लेकिन उनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? गैस के बारे में। गैस में जैसे आप ले लीजिए, आप सभी अपने घरों में क्या जलाते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं। तो उसकी जो सुगंध होती है, क्या आप उसका जो धुआं होता है, क्या आप उसे एक जगह रोक सकते हैं? नहीं। वो क्या होता है? पूरे कमरे में आपके फैल जाता है। उसकी खुशबू और उसका जो धुआं निकलता रहता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। यानी जो गैस है उनका आयतन, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो हमने द्रव्य के बारे में आपको बताया। अब इसी तरह से इससे क्या होता है? कोई पदार्थ होते हैं ये ठोस भी। भाई ठोस का कोई पदार्थ ले लीजिए, तो ये क्या होते हैं? जैसे हमने ये डस्टर ही आपको बताया, इनको अगर हम विभाजित करते जाएं तो ये छोटे छोटे कणों में टूटते जाते हैं। यानी ये जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को क्या कहते हैं? उन कणों को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और वे जो छोटे छोटे कणों से मिलने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। तो आज हम इन परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु संरचना किसका अध्ययन करेंगे? आज हम इन परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु है क्या। तो परमाणु क्या है? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो परमाणु है हम उसे विभाज्य नहीं कर सकते, यानी उसे हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। इसी के लिए एक महर्षि कणाद ने एक अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने इसमें क्या कहा? सबसे पहला जो परमाणु सिद्धांत था वो किसने दिया? कणाद। एक महर्षि थे कणाद। तो इन्होंने कहा जो परमाणु होते हैं उसे हम छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते, यानी वो सबसे किसी पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई होती है। वो उनके दिमाग में किस तरह से आया? एक बार वो जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में एक फल लिया हुआ था और उस फल को जैसे ही वो जाते रहे तो जंगल में घूमते हुए उन्होंने उस फल के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वो जो फल का जो टुकड़ा था वो आगे नहीं टूट सकता था, यानी वो उसके आगे विभाज्य नहीं हुआ। तो उनके दिमाग में क्या आया कि यानी ये एक सबसे छोटी इकाई है, एक परमाणु, जिसको हम और छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते, यानी हम परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते। और यानी इसका मतलब क्या है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है
और हम उसे उससे अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। चलिए, महर्षि कनाद का सिद्धांत आपको समझ आया। इसके बाद है डाल्टन। एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, अंग्रेज वैज्ञानिक। उन्होंने महर्षि कनाद के लगभग 2300 वर्ष के बाद एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। वैसे तो महर्षि कनाद जी को ही परमाणु जो है, इनका जो सिद्धांत बना, परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद को कहा जाता है। इसके बाद डाल्टन ने आए। डाल्टन ने क्या किया? उन्होंने भी परमाणुओं के बारे में अपने एक सिद्धांत दिया, यानी जो अपनी कल्पनाएं थी उनको बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। समझ में आया आपको? परमाणु क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलने के बाद परमाणु बनता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि परमाणु अविभाज्य है, यानी उसे किसी भी रीति के द्वारा, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दो पॉइंट आपको समझ आए। पहला क्या कि परमाणु जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु को किसी भी सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या कहा? उनका जो सिद्धांत था उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये था इनका तीसरा पॉइंट। इसके बाद इन्होंने चौथा पॉइंट दिया कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं उनके आकार, उनका द्रव्यमान, एक ही तत्व के परमाणु के आकार, उनके द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं? वो एक दूसरे से समान होते हैं, परंतु जो तत्व के जो परमाणुओं से जो दूसरे तत्व हैं उनके परमाणुओं से क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं। इस तरह से उनके 4 पॉइंट आए। अब उन्होंने जो 5वां पॉइंट दिया, डाल्टन जी ने जो 5वां पॉइंट दिया वो क्या था? 2 या 2 से अधिक तत्व, अगर वे आपस 2 या 2 से अधिक तत्वों के अगर हम से अधिक परमाणु ले लें तो वो एक नियम प्रस्तुत करते हैं। वो कौन सा नियम है? गुणित अनुपात। वो गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। आपको समझ आया? महर्षि कनाद का सिद्धांत था, उसके बाद डाल्टन का परमाणु। इसमें आपके 5 पॉइंट हो गए। सभी को समझ आए होंगे 5 पॉइंट, है ना? अब इसके बाद हम इनके अवयवों के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के अवयव। परमाणु के अवयव कौन कौन से हैं? 19वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो कैसा है? विभाज्य कण है, यानी मतलब उसे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनमें उन्होंने उसे डिवाइड किया। इन्हें 2 प्रकार के इन्होंने कहा है, 2 प्रकार के इन्होंने इसको नाम दिया है। पहला है स्थायी कण और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो है अस्थायी कण। स्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रखा है और अस्थायी में मेसोन कण है और न्यूट्रिनो है। इन्हें आपको और भी बहुत सारे जो हैं न्यूट्रिनो है और मेसोन आदि, ये जो है अस्थायी कणों में इनको रखा है। इनमें जो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम इनमें बात करते हैं स्थायी कणों के बारे में। तो स्थायी कण इसमें 3 दिए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इसमें इसके 3 अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो की जे थॉमसन ने। इस पर जो आवेश होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ऋण आवेशित वाला मूल कण है, यानी इस पर ऋण आवेश होता है। इसका जो जितना आवेश होता है कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.10939 × 10⁻⁻31 किलोग्राम।
तो आपसे इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में कि सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि परमाणु के अवयव कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। कितना आवेश होता है, आवेश है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और ये कौन सा मूलकण है, ये ऋण आवेशित मूलकण है। इसमें कितना द्रव्यमान है, 9.10939 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा यानी प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसकी खोज की, प्रोटीन की खोज की। अब प्रोटीन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित था तो प्रोटॉन धन आवेशित कण है। इसका आवेश कितना है, 1.6 × 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67262 × 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। इससे भी आपके इसी तरह के प्रश्न बनेंगे जिससे खोज पूछी जा सकती है। आवेश और द्रव्यमान भी आपसे पेपर में पूछा इसमें से जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा है न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन वैसे तो एक अस्थायी कण है लेकिन वो इनके साथ मिलकर स्थायी कण बन जाता है। तो इसकी जो खोज की सर जेम्स चैडविक ने खोज की है न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन पर क्या है, ये विद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है कि इस पर ना तो प्लस के चार्ज होते हैं और ना ही इस पर माइनस का चार्ज होता है। ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान है 1.67493 × 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। तो हमने अभी परमाणु के अवयवों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पर हमने इनके खोज, इन पर आवेश और इनका द्रव्यमान सभी हमने देखे। अब इसमें कुछ परमाणु मॉडल, कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ परमाणु मॉडल दिए हैं, अपने परमाणु के बारे में अपने कुछ प्रयोग किए हैं और उन पर कुछ मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उसी में हम सबसे पहले जो मॉडल देखते हैं वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन देखो किसके खोज करता भी है, इलेक्ट्रॉन के। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणुओं के बारे में जो बताया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो इन्होंने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने भी यही बताया कि जो परमाणु है वो कैसा है, सूक्ष्म कण है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन्होंने इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मॉडल को जो बताया है इसी तरह से शो किया है जैसे एक तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, इसी तरह से एक गोलाकार के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इस तरह से ये इन्होंने शेप बनाया। इसके चारों तरफ उन्होंने ये पॉजिटिव, ये क्या है, जो माइनस वाला पार्ट है वो क्या है, ऋण आवेशित, ये ऋण आवेशित है। तरबूज में सभी को पता है बीज होते हैं अंदर, इसी तरह से इसमें माइनस के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उसी तरह से इसके अंदर धसे होते हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया कि परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म है, गोलाकार है और विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में जो धन आवेशित है वो ऋण आवेशित के समान ही फैला हुआ है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें माइनस भी है और इसमें पॉजिटिव भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके इस गोलाकार भाग में उपस्थित हैं। पर इसमें मॉडल में कुछ कमियां थी। इसमें क्या कमियां थी, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके बाद इसमें जो कमियां थी वो क्या था कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हैं, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार क्या था कि ऋणावेशित और धनावेशित जो कण है वो एक साथ नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देते हैं। इसीलिए इस मॉडल में कुछ कमियां प्रस्तुत की गई। और अब उसके बाद फिर कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल।
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो वो किस तरह से अल्फा कणों की, जब उन्होंने इस पर बौछार की, ये कोई पतली पन्नी है जिस पर अल्फा कणों की बौछार की गई, तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल तो ऐसे निकल गए, कुछ पार्टिकल जो थे वो मुड़ गए। इस तरह से बना है ये। इसमें क्या था, कुछ सीधे निकल जाते हैं और कुछ विचलित होकर इस तरह से आपके ये आ गए। तो उन्होंने इसमें क्या बताया, इसके नंबर 1 पॉइंट इन्होंने इसमें बताया कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल इसमें सीधे निकल गए। नंबर 1 पॉइंट, सीधे निकल जाते हैं। कुछ क्या हुआ, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गए और थोड़ा सा दूसरी दिशा में चले गए। कुछ क्या हुआ कि कुछ आगे नहीं जा पाए और वो कुछ वापस लौट आए। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी के आर पार सीधे चले गए। तो यानी उसमें क्या है, अंदर से भीतर से कुछ खोखला भाग है जिसमें से वो निकलकर आगे चले गए। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। यानी नाभिक और अल्फा कण दोनों पर क्या है, समान आवेश था, जिसके कारण वो विचलित होकर अपनी दिशाओं से क्या हो गया, चले गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ, थर्ड पॉइंट में क्या था, कुछ जो कण हैं वो वापस लौट आए। तो वापस कैसे लौटा, यानी उसमें कुछ इस तरह का एक भाग है जिसने उनको आगे जाने नहीं दिया और वो अपने जगह से वापसी होकर मुड़ आए। तो उस भाग को उन्होंने क्या कहा है, जिस भाग से वो नाभिक, क्या कहा गया उसे, नाभिक का उन्होंने उसे नाम दिया है। अब नाभिक में क्या है, नाभिक में उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसका मॉडल था, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद जो इसमें भी कुछ कमी आई, रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमी आई। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना की। उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार का जो परमाणु क्या हो सकता है, स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो लगातार कम होती जाएगी और ऊर्जा की कम होने पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। यानी इस मॉडल में भी क्या हुआ, कुछ कमियां आ गई। इसके बाद आया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने इसमें क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, पहले देख लेते हैं इसको, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित संख्या में कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए वो उसके अंदर घूमते रहते हैं। इसमें प्रत्येक जो स्थायी कक्षा है उसमें एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है जिसको उन्होंने 1, 2, 3, 4 या KLMN का नाम दिया। और इन जो KLMN है इसमें उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 2n² हो सकती है। यानी इसके अंदर कितनी संख्या हो सकती है, 2n²। एक इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हर कक्ष में 2n² के हिसाब से होती है। सबसे पहले K देख लीजिए, K कौन सा नंबर है भाई, पहला है। तो K बराबर इसमें जो पहले नंबर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें n के स्थान पर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो 2 के आप 1 में गुना करोगे तो K, यानी K जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं। इसके बाद L में क्या है, ये दूसरी कक्षा है।
तो दूसरी कक्षा के लिए कितना रखोगे, n बराबर 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए कितनी हो जाएगी, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है, 2 की 2 में गुना करिए कितना होता है, 4, तो 4 दूनी 8, यानी L में कितने रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। इसी तरह से M और N में हम संख्या निकाल सकते हैं। M में क्या करेंगे, M में आप N बराबर कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो 3 रखने के बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद N में कितने हैं, क्योंकि वो चौथी कक्षा है, तो N में यहाँ पर N के स्थान पर कितना रखोगे, 4, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन। तो यानी M में कितने रह सकते हैं, आप बताइए, 18 इलेक्ट्रॉन, और N में कितने रह सकते हैं, 32। कैसे निकाला, इसी तरह से निकाला, तो 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें आ सकते हैं। अब इसी पर हमारे कुछ प्रश्न बन जाते हैं, तो उन प्रश्नों में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पेपर में इसमें से इसी पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे आपको परमाणु क्रमांक दे दिया हो, आपको परमाणु भार दे दिया है, आपको क्या निकलवा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या निकलवा सकते हैं। जैसे एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें एक तो परमाणु क्रमांक आपको बताना है और प्रोटॉनों की संख्या। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा, 11। और किसी नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 11। आपसे इस तरह के प्रश्न जो हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक ये है कि हमें द्रव्यमान संख्या दे दी गई है। द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम क्या है, परमाणु भार भी है। तो हमें दूसरा प्रश्न दे दिया जाता है, इसमें हमें किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या दी है 35, परमाणु क्रमांक दिया है 12, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, आपको इसमें तीनों चीजें बतानी है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके बराबर, अभी मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो कितने हो गए, 12 हो गए। प्रोटॉन भी किसके बराबर हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर हैं, तो ये भी 12 हो गए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो निकलती है या द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35। तो 35 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। कर दीजिए, 35 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 13। तो 13 किसकी संख्या आ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या। इस तरह के आपके आंकिक प्रश्न पेपर में आते हैं। दूसरा आपका क्या पूछा जा सकता है, आपको कोई तत्व दे दिया, उसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको तत्व और उनके संकेत पता होने चाहिए कि कोई तत्व है तो उसके क्या संकेत होंगे। मैं आपको कुछ तत्व बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक है या उसका संकेत है क्या होता है, प्रतीक जिससे उसे प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, H से। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1.0079। आपका ये सिर्फ 1 भी आपका इसका परमाणु क्रमांक कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद और ले लेते हैं कोई तत्व जिससे आपको प्रतीक याद हो जाएंगे। तो कुछ आपको मैं प्रतीक लिख रही हूँ, जैसे हीलियम है, हीलियम का क्या सूत्र है, He। सोडियम है, सोडियम का Na होता है। मैग्नीशियम है, तो इनके परमाणु क्रमांक और आपको इनके सिंबल
याद करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैग्नीशियम का Mg हो गया, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके आप इनके बता सकते हैं प्रतीक। बोरॉन है, हो गया B। इसी तरह से आपको इनके तत्वों के क्या प्रतीक को याद करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए परमाणु क्रमांक। समस्थानिक जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों आपको पता है। तो जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है उनकी भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 1H1, नंबर 2 1H2 और तीसरा है 1H3। इनमें देखो परमाणु क्रमांक कौन सी संख्या है? परमाणु क्रमांक ये वाली संख्या कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन और ये वाली संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या। तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये तो समान है, और लेकिन ये क्या है आपके भिन्न है, अलग अलग है। तो ये कौन से क्या है? ये समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 इसको आप जो नाम दे सकते हैं, क्या इसका एक नाम है? प्रोटियम, नाम है इसका प्रोटियम। 1H2 को हम क्या है? इसका नाम है ड्यूटीरियम, इसको ड्यूटीरियम भी बोलते हैं। 1H3 इसका नाम है ट्राइटियम। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान है वो कहलाते हैं समस्थानिक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संभारिक। संभारी बोल दीजिए या संभारिक बोल दीजिए, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है। संभारिक यानी भार समान है। इसमें परमाणु क्रमांक तो कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, और इनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसका दूसरा नाम द्रव्यमान संख्या भी है, ये कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये संभारिक कहलाते हैं। आपको जितना मैंने अभी तक कराया इनमें तत्वों और उनके प्रतीकों को याद करना है, और सभी मॉडल को आपको ध्यान से इन्हें अच्छी तरह से आपको याद करना है और अच्छी तरह से इन्हें समझना है। धन्यवाद।